मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यासा में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड 1970 के दशक तक कार्डियक ग्लाइकोसाइड सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती थी हार्ट फेल्योर के इलाज के लिए। लेकिन जिस प्रकार समय बीतता गया, नई नई दवाइयाँ बाज़ार में आती गई जो कि हार्ट फेल्योर की अलग अलग कंडीशन में बेहतर काम कर रही थी। तो इस प्रकार से कार्डियक ग्लाइकोसाइड की वैल्यू कम होती गई और आज कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिर्फ इस्तेमाल की जाती है एज एड ऑन थेरेपी और कभी कभी इस्तेमाल की जाती है इन एट्रियल फिब्रिलेशन अटेंडेड बाय हार्ट फेल्योर। तो आज हम समझेंगे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम कैसे करती है और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के क्या एडवर्स इफेक्ट हैं और उन एडवर्स इफेक्ट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल की जाती है। आप सभी को पता है हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल की जाती है। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो अपने आइनोट्रोपिक एक्शन से जानी जाती है। आइनोट्रोपिक एक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करती है। आइनोट्रोपिक एक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज़ होता है और जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो आउटफ्लो बढ़ेगा और आउटफ्लो बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो लो आउटपुट कार्डियक फेल्योर ठीक होगा। ठीक है, लो आउटपुट कार्डियक फेल्योर ठीक होगा। आप सभी को पता होगा कि हार्ट फेल्योर दो प्रकार के होते हैं, लो आउटपुट और हाई आउटपुट। तो यहाँ पर ये लो आउटपुट हार्ट फेल्योर ठीक कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम करेगी हार्ट फेल्योर में। ठीक है, अगर बात की जाए तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स काफ़ी हैं, 8-9 हैं, लेकिन इस्तेमाल की जाती है सिर्फ एक और उसका नाम है डाइगोक्सिन। एक पेड़ है जिसका नाम है डिजिटेलिस लैनेटा। ये एक पेड़ है जिससे ये मिलता है क्या, मेडिसिन डाइगोक्सिन। और डाइगोक्सिन क्या है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि अपना आइनोट्रोपिक एक्शन दिखाकर हार्ट फेल्योर में, लो आउटपुट हार्ट फेल्योर में आराम देती है। ठीक है, हार्ट फेल्योर या फिर कार्डियक फेल्योर। दूसरी चीज़, एक और दवाई है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन भी बेहतर काम करती है पर अभी वो बैन हो चुकी है ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट। और पेड़ की बात की जाए तो वो डिजिटेलिस परप्यूरा नाम का एक पेड़ होता है जिससे ये मिलता है क्या, डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन लीवर टॉक्सिसिटी कर रहा था, ठीक है, इस वजह से बैन हो चुका है, लीवर टॉक्सिसिटी। ठीक है, इस वजह से अब ये बैन हो चुका है और अभी इस्तेमाल में सिर्फ है डाइगोक्सिन। ठीक है, दवाइयाँ और भी काफ़ी हैं, ओआबेन है, बिफोटॉक्सिन है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आती है पर इस्तेमाल नहीं की जाती। इस्तेमाल इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं और इस्तेमाल जो की जाती है वो सिर्फ डाइगोक्सिन है और सभी ड्रग्स बैन हो चुकी है। अब समझ लेते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये आपकी मायोसाइट है। अब मायोसाइट की ये सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा में जब इम्पल्स आएगी तो क्या होगा, इम्पल्स कैसे चलती है मायोसाइट में। मान लीजिए ये मायोसाइट है जिसकी इम्पल्स कुछ यूँ चल रही है। ठीक है, ये आपकी एट्रियम की या फिर वेंट्रिकल की मायोसाइट है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट है जिसकी इम्पल्स कुछ यूँ चल रही है। और हमें पता है कि इस प्लेटू फेज़ में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स।
ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इम्पल्स आएगी और इम्पल्स के प्लेटू फेज में खूब सारा कैल्शियम अंदर आएगा। खूब सारा कैल्शियम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 10 मोलिक्यूल्स कैल्शियम के। ठीक है, मानकर चलिए 10 मोलिक्यूल्स कैल्शियम के सेल के अंदर आएंगे और ये 10 मोलिक्यूल कैल्शियम के अब अटैक करने वाले हैं राइनोडिन रिसेप्टर्स पर जो कि मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद है राइनोडिन रिसेप्टर्स और इन राइनोडिन रिसेप्टर्स पर अटैच होने वाले हैं ये कैल्शियम जो सेल के अंदर आए थे और एक्टिवेट करने वाले हैं राइनोडिन रिसेप्टर को टू रिलीज कैल्शियम आउट अप्रोक्स 10,000 कैल्शियम। ठीक है, 10,000 कैल्शियम के मोलिक्यूल्स राइनोडिन रिसेप्टर्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर फेंक देगा और ये 10,000 कैल्शियम अब जाने वाले हैं ट्रोपोनिन सी के पास और कराने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन हो गई और कुछ समय बाद हमारे पास मौजूद होते हैं सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज 2 करके चैनल्स। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज 2 चैनल्स मौजूद होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो इन कैल्शियम को, जो ये कैल्शियम आए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, वो फिर से इन्फ्लक्स हो जाएंगे अंदर ही, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर से अंदर चले जाएंगे ये 10,000 कैल्शियम। ठीक है, अब होने क्या वाला है कि जो ये 10,000 कैल्शियम के मोलिक्यूल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आए थे वो तो अंदर चले गए फिर से, लेकिन जो ये 10 मोलिक्यूल्स आए थे बाहर से उनका क्या होगा? उनका होने ये वाला है कि हमारे पास मौजूद है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो 3 सोडियम को सेल के अंदर लेके आएगा और 1 कैल्शियम को सेल के बाहर फेंकेगा। तो जो ये कैल्शियम आ रहे थे अब ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कैल्शियम आयन की भी बैलेंसिंग हो जाएगी, ये कैल्शियम भी बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर तब तक काम करेंगे जब तक कि सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर तब तक काम करेंगे जब तक कि सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी। ठीक है, और सोडियम की कमी करने के लिए हमारे पास मौजूद है एक और चैनल सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज हेल्प करेगा सेल के अंदर सोडियम की कमी करने में, और जब सोडियम की कमी होगी तो खूब काम करेगा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और फेंकेगा सेल से बाहर कैल्शियम को, जो कि इम्पल्स के दौरान सेल के अंदर आ रहे थे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी बैलेंसिंग आयंस की होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन जब हम पेशेंट को दवाई देंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जाके बाइंड हो जाएगी इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज से और उसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम नहीं कर पाएगा और सेल के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और अगर सेल के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ गया तो बाहर से सोडियम नहीं आ पाएगा, और बाहर से सोडियम नहीं आएगा तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करेगा, मतलब कि कैल्शियम वो सेल से बाहर नहीं फेंक पाएगा, और जो भी कैल्शियम सेल के अंदर आ रहे थे इम्पल्स के दौरान अब वो सेल के बाहर नहीं जा पाएंगे। अब क्या होगा कि जब इम्पल्स आएगी तो 10 मोलिक्यूल्स सेल के अंदर आएंगे कैल्शियम के, और वो 10 मोलिक्यूल्स एक्टिव करेंगे राइनोडिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से इफ्लक्स होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर 10,000 कैल्शियम मोलिक्यूल्स का, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर सरका उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर ले जाएगी। ठीक है,
लेकिन इस बार क्या होगा कि ये 10 मॉलिक्यूल्स जो सेल के बाहर से आए थे इम्पल्स के दौरान वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उनका इफ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स बोलेंगे कि हम यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या करें, सर का हमें भी अंदर ले चलो। तो सर का इन्हें भी अंदर ले जाएगा और अब हो जाएंगे 10,010 मॉलिक्यूल्स। तो अगली इम्पल्स आएगी तो फिर से 10 मॉलिक्यूल कैल्शियम के आएंगे, फिर से वो एक्टिव करेंगे राइडोनिन रिसेप्टर को, इसकी वजह से 10,000 और 10 मॉलिक्यूल 10,010 मॉलिक्यूल्स मतलब कि उनका इफ्लक्स होगा सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये 10,010 मॉलिक्यूल्स फिर से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और फिर से 10,010 मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे प्लस 10 मॉलिक्यूल और जाएंगे, तो अब हो जाएंगे 10,020। तो इस प्रकार से हर इम्पल्स के बाद ऐड होते जाएंगे 10 मॉलिक्यूल्स सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो इफ्लक्स होता है विद द हेल्प ऑफ राइडोनिन रिसेप्टर वो भी 10,000, 20, 10,030, 10,040 ऐसे ऐड होके बाहर आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हर इम्पल्स के बाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि कैल्शियम जो निकल रहा है बाहर वो ज़्यादा निकल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी हर इम्पल्स के बाद। तो इस प्रकार से हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम करती है बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जिसकी वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर बंद हो जाएंगे, कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा, कैल्शियम इकट्ठा होता जाएगा हर इम्पल्स के बाद हमारे मायोसाइट के अंदर और एट द एंड इन द सर्कुलर रेटिकुलम, और जिसकी वजह से हर इम्पल्स के बाद जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम निकलेगा वो +10 निकलेगा और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आइनोट्रोपिक एक्शन होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का। अब देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड को देने के बाद होने वाले एडवर्स इफेक्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो अपना काम करती है बाय शोइंग आइनोट्रोपिक एक्शन, और जब आइनोट्रोपिक एक्शन होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक फ्लो धीरे धीरे कम होगा। जो हार्ट फेलियर के मरीजों में सिंपैथेटिक फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, अब वो कम होने लगेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ चुका है, दिक्कत ख़त्म हो चुकी है, और वैगल टोन फिर से रीस्टोर होने लगेगी। और ऐसा होने के बाद हो सकता है कि आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाए, है ना भाई। सिमेटिक फ्लो कम हो गया, वैगल टोन रीस्टोर हो गई, तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और इस दिक्कत को ठीक करने के लिए हमें मरीज को देना पड़ेगा KCl एट द रेट ऑफ 20 मिलीमोल पर आवर। ठीक है, ये दवाई होती है पोटेशियम क्लोराइड 20 मिलीमोल पर आवर जो दी जाती है। वैसे बात की जाए तो पोटेशियम क्लोराइड इज़ द ओनली ड्रग फॉर ट्रीटिंग द कार्डियक ग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी। जब भी आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी होगा तो KCl दी जाएगी, क्योंकि KCl करता क्या है कि वो आपके प्लाज्मा में पोटेशियम की मात्रा बढ़ा देगा, और जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपकी मेम्ब्रेन पर मौजूद, आपके मायोसाइट की मेम्ब्रेन पर मौजूद सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो कि पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जाएंगे और सोडियम को सेल से बाहर निकालेंगे, उन एटीपेज पर अटैच होगा हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और कहाँ अटैच होगा? वहाँ जहाँ की पोटेशियम अटैच होता है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम करता है। हमें बताया जहाँ वहाँ कहाँ अटैच होगा? जहाँ पोटेशियम अटैच होता है। तो अब क्या होगा कि हमने KCl से प्लाज्मा में लेवल बढ़ा दी पोटेशियम की, और जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई तो कंपटीशन बढ़ गया पोटेशियम में और कार्डियक ग्लाइकोसाइड में अटैच होने के लिए इस पर। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसकी जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की ब्लॉकिंग एक्टिविटी है वो कम होने लगेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड ब्लॉक नहीं कर पाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, इसकी वजह से कार्डियक ग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो नहीं होंगे, वो कम होने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से KCl काम करता है। जब भी आपको कार्डियक टॉक्सिसिटी होगी तो KCl दिया जाएगा, और इस दिक्कत में भी हम
KCL से मरीज की ब्रेडिकार्डिया को ठीक करेंगे। ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि मरीज के एट्रियम पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड काम करने लगे और वहाँ पर एट्रियम का ERP इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम कर दे, जिसकी वजह से इनहोमोजीनस एट्रियल इम्पल्स जनरेट होने लगेगी, एट्रियल इम्पल्स जनरेट होने लगेगी, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और इस एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर को ठीक करने के लिए हम मरीज को देंगे प्रोपेनोल, जो कि एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। प्रोपेनोलोल, ठीक है, दिस इज अ ड्रग विच इज गिवन टू ट्रीट एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन दैट इज इंड्यूस्ड बाय कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये दो एडवर्स इफेक्ट हो गए, उनका ट्रीटमेंट हो गया। तो ये तो हो गए आपके दो एडवर्स इफेक्ट। अब पढ़ते हैं थर्ड एडवर्स इफेक्ट। थर्ड एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा कि AV नोड और बंडल ऑफ हिस में ERP बढ़ जाएगा, और ERP अगर बढ़ गया तो मरीज को होगा ब्रेडिकार्डिया, और इस ब्रेडिकार्डिया को ठीक करने के लिए हम मरीज को देंगे एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन देंगे, या फिर हम मरीज को पेस मेकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, 0.6 to 1.2 mg एट्रोपिन दी जाती है। तो क्या होता है कि AV नोड और बंडल ऑफ हिस अगर AV नोड और बंडल ऑफ हिस का ERP बढ़ गया तो इम्पल्स जो है वो AV नोड से नीचे वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी या लेट होगी, तो जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और इस ब्रेडिकार्डिया को ठीक करने के लिए हम एट्रोपिन देंगे, एंटी कोलिनर्जिक दवाई देंगे। थर्ड एडवर्स इफेक्ट हो गया। फोर्थ एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि पुरकिंजे फाइबर्स की के अंदर ऑटोमेटिसिटी डेवलप होती है, जिसे कहते हैं एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी, क्योंकि ऑटोमेटिसिटी तो जो डेवलप होती है वो ऐसे नोड से आती है ना, ऐसे नोड से जो हमारी ऑटोमेटिक इम्पल्स है वो ऐसे नोड से आती है। लेकिन अगर ऑटोमेटिसिटी डेवलप हो जाए पुरकिंजे फाइबर्स में तो हमें दिक्कत होने लगेगी, और उस दिक्कत को कहते हैं पल्सस बाइजेमिनस। मतलब कि पल्स होंगी कितनी, बाय दो पल्स जनरेट होंगी, जेमिनस जनरेट होंगी। क्यों होंगी दो पल्स जनरेट? क्योंकि एक इम्पल्स आ रही है एसए नोड से और एक इम्पल्स हमारा पुरकिंजे फाइबर्स कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पल्सस बाइजेमिनस करके कंडीशन होगी, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमें मरीज को देना होगा लिडोकेन। ठीक है, ये दवाइयाँ ऐसी इन कंडीशन में आराम देगी। वैसे ओवरऑल कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए हम मरीज को देते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड 20 मिलीमोल पर आवर। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में KCl नहीं दिया जाता, जब आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी होती है ड्यू टू एक्यूट इंजेक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर आपने एकदम से बहुत सारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंजेस्ट कर लिया तो ऐसी कंडीशन में KCl नहीं देना, क्योंकि उन कंडीशंस में पोटेशियम की मात्रा पहले से ही प्लाज्मा में ज़्यादा होती है। उन कंडीशंस में पोटेशियम की मात्रा पहले से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखिए कि यह आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर दिया कार्डियक ग्लाइकोसाइड ने, तो एकदम से ब्लॉक कर दिया, मतलब कि बहुत सारे हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले ली, जिसकी वजह से एकदम से सोडियम पोटेशियम एटीपेज ब्लॉक हो गया, और उसकी वजह से
पोटेशियम की मात्रा प्लाज्मा में पहले से ही बढ़ जाएगी और ऊपर से अगर आपने KCl और दे दिया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, एक्यूट इंजेक्शन की कंडीशन में आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए KCl नहीं देना। KCl तब देना है अगर आप लंबे समय से कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले रहे हैं और तब आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी होती है, आपको एडवर्स इफेक्ट होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड की वजह से। तो उन कंडीशन में आपको KCl देना है, क्योंकि उन कंडीशन में प्लाज्मा में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल रहती है। ठीक है, उन कंडीशन में KCl जो है वो मरीज को आराम देगा। तो हमने समझ लिया कि कैसे एट्रियम में ERP कम होने की वजह से मरीज को एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, और कैसे AV नोड और बंडल ऑफ हिस में ERP बढ़ने की वजह से ब्रैडिकार्डिया से दिक्कत होती है, और कैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने की वजह से, कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से सिमेटिक फ्लो कम होता है और उसकी वजह से ब्रैडिकार्डिया होता है, और कैसे पुर्किंजे फाइबर्स में एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी डेवलप होने की वजह से आपके वेंट्रिकल्स में पल्सस बाइजिमनस करके कंडीशन होगी, और उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लिडोकैन देंगे। तो आपने सभी एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए, उन्हें ठीक करने का तरीका पढ़ लिया। एक चीज़ और समझ लीजिए कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो एज अ एडोन थेरेपी दी जाती है, और दी जाती है तब जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर हो मरीज को। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड दी जाती है, क्योंकि एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में क्या होता है कि जब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो वो सारे की सारी हाई नंबर ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होगी AV नोड के थ्रू वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होगी तो वेंट्रिकल भी हाई रेट से कॉन्टैक्ट करेगा। अब जब तक एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एट्रिया हाई रेट पे कॉन्टैक्ट कर रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल भी हाई रेट पे कॉन्टैक्ट करेगा, और तब हमें दिक्कत होने लगेगी, हमारा कार्डियक आउटपुट कम होने लगेगा। भाई अगर वेंट्रिकल तेज़ी से करेगा कॉन्टैक्ट तो ढंग से कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाएगा, और उसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर की दिक्कत होगी, और ऐसे मरीजों को हमें देना होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऐसे मरीजों को देना होगा, क्योंकि ऐसे मरीजों में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो दी जाती है एट्रियल फ्लटर अटेंडेड बाय हार्ट फेलियर। ठीक है, और कभी कभी एज अ एडोन थेरेपी। तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैसे काम करती है, और क्या उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, और कब कब हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड देनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका सवाल मुझे और आपको बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।